तो हम लोग एमिनो एसिड के पिछले क्लास में एमिनो एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी को सीख रहे थे। आपको याद होगा कि बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम उसी केमिकल प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएंगे और आज एमिनो एसिड की पूरी कहानी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। फिर एक हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम होगा पेप्टाइड। ठीक है, एमिनो एसिड का डेरिवेटिव रूप ही जो होता है, एमिनो एसिड का डेरिवेटिव रूप ही जो होता है वो पेप्टाइड कहलाता है। ठीक है, अब ये पेप्टाइड काम कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये किस तरह से ये आपस में अटैचमेंट करता है, इन सारी चीज़ों को जो है हम धीरे धीरे करके कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले चीज़ में एमिनो एसिड के पहले कंसेप्ट में जो हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं उसमें केमिकल प्रॉपर्टी में है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि जहां से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को खींच के बाहर निकाल देना। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है जहां से कार्बन के मॉलिक्यूल्स की थोड़ा सा उसके साथ छेड़खानी करना। ठीक है, जैसे मैं कि अगर एग्जांपल दें, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एमिनो एसिड है, जैसे मैं यहाँ पर H3 प्लस NH3 एक मॉलिक्यूल्स ले ले, CH3 और यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप ले लीजिए। ठीक है, और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं आपको BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, आप देखो अब ये जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये अब ये जो क्या करता है कि यहां से अगर आप देखोगे, गौर समझना, यहां से टूटेगा ये Ba प्लस 2 प्लस में और 2OH माइनस में। ठीक है, तो यहां से जब ये टूटेगा तो Ba2 प्लस और 2OH माइनस में, ये जो OH2 है इसका मतलब कि एक OH माइनस है और दूसरा OH माइनस है। गलत हो तो बताना। ठीक है, यानी कि यहां से अगर आप तोड़ोगे, इसको अगर हटाओगे तो किसमें टूटेगा, H प्लस में और O2 माइनस में, क्योंकि एक ऑक्सीजन और हटेगा, और यहां से टूटेगा तो ये H प्लस में और O2 माइनस में टूटेगा। गौर समझना यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे बेरिलियम जो है पॉजिटिव 2 में है, एक ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो क्या बनाएगा, Ba, एक प्लस इसका गया। ठीक है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अभी एक काम करो, इसको छोड़ दो। ठीक है, यहां से देखो, यहाँ पर है NH3 आपका, तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो क्या बनेगा, H प्लस, ये प्लस के साथ निकल गया तो क्या हो गया, यहाँ पर NH2 होगा, इसका कार्बन, और यहाँ पर क्या हो गया आपका ये अपना एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे क्या है आपका CH है। अब यहां से CO2 के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालते हैं तो क्या बनेगा, यहां से CO2 के मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट रूप से क्या कर गया, बाहर निकल गया। ठीक है, अब जब CO2 के मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर निकलेगा, गौर समझिएगा, क्योंकि इसके साथ बाइंडिंग है तो यहां पर मॉलिक्यूल्स अपना हटेगा, तब ये अपना चार्ज हटेंगे, ये H जो होता है इसको मिल जाता है तो क्या बना लेता है, यहां से NH2 CH2 और एक या R, ये अपना एक कॉम्प्लेक्स पूरा करती है। अब क्या होता है आगे समझिए, यहां पे क्या है, CO2 है, क्या है अपना, अब बाहर निकालते हैं इसको, CO2 माइनस आयन को। ठीक है, अब कैसे काम करेगा ये, एक मिनट, क्योंकि यहां से जब मॉलिक्यूल्स टूटा है तो अपना जब आयंस टूटेगा यहां से माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो गया, मैनेज हो गया, अपना ये काम खत्म कर लिया। अब यहां से जो CO2 के मॉलिक्यूल्स मिला, ठीक है, अब ये CO2 के मॉलिक्यूल्स इसके साथ मिल जाता है तो बना लेता है CO3 2 माइनस, क्या बनाता है, CO3 2 माइनस, और इसके पास क्या है, +2 है, इसके साथ मिलकर ये +2, अगर आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, Ba/2 कितना है, +2, और CO3/2 कितना है, -2, चार्ज नहीं लिखते हैं, ये कट जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनता है, BaCO3 बनेगा। अब क्या क्या हमारे पास बच गया, यहां से एक H प्लस आयन बचा, एक H मिला, ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, 2H प्लस आयन बनेगा, और यहाँ पे क्या है O2 माइनस है,
दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2। हमें लग रहा है कि इससे अच्छा और इतना तोड़ा हुआ स्ट्रक्चर आपको जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। अभी तक आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ लिए होंगे, लेकिन इतना स्ट्रक्चर को तोड़ना और एक एक चीज को अलग अलग करना, हमें नहीं लगता है कि आप कहीं पर भी सीखे होंगे। ठीक है, जितना स्ट्रक्चर को हम बड़े बारीकी से एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ अलग किए हैं। ठीक है, हमारा देखो वीडियो बड़ा होगा, लेक्चरों की संख्या ज्यादा होगा, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो, कोई वीडियो आपको बोरियस नहीं फील करेगा, आपको सिखाएगा। तो यहां से क्या मिल गया हमको, ये मिला आपका NH2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH2, यहाँ से Cr और CH2, यहाँ से मिला BaCO3, और क्या मिल गया है आपका यहाँ से H2। तो यहां से देखो कार्बन के मॉलिक्यूल्स को यहां से क्या कर दिया गया, बाहर निकल गया। जैसे ये बाहर निकला, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको उतार लीजिए। अब जो अगला हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है आपका कि एमिनो एसिड पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर उसको जब हम हीट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम इसमें 3 कंसेप्ट सीखेंगे। पहला कि अगर अल्फा एमिनो एसिड हो तो क्या होगा, फिर उसके बाद अगर बीटा एमिनो एसिड हो तो क्या होगा, और गामा एमिनो एसिड हो तो क्या होगा। ठीक है, हम एक एक करके समझना शुरू करेंगे। ठीक, देखो अगर अल्फा एमिनो एसिड की बात करें तो कहा कि अगर मान लीजिए कि अल्फा एमिनो एसिड हो, अगर गौर से देखिए अल्फा एमिनो एसिड का आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो एमिनो एसिड हमारे पास हो उसके पास क्या हो कि जो हमारे पास एमिनो एसिड दिया गया हो, ठीक है, उसके पहले मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ऐसे समझो हमारे पास मान लो ये R C, क्वेश्चन से देखना, CH C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। ठीक है, या आप सीधा एमिनो एसिड लिख रहे हैं तो C डबल OH स्ट्रक्चर हो गया। इधर से क्या हो गया आपका NH2, ये है आपका मेन ग्रुप, और इसके बाद से जुड़ा हुआ पहला कार्बन है, इसे कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, और इसके साथ एमिनो एसिड लगा है तो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, तो अल्फा एमिनो एसिड है, अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, एक और हम ले लेते हैं यहां से, ये आपका हो गया OH, ये C डबल बॉन्ड CH, इधर की तरफ आप क्या ले लें, NH2 ले लें। चलो इधर की तरफ आपका हम लेते हैं NH2, और इधर ले लिया आपका। अगर आप NH2 को ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम स्ट्रक्चर को इतना तोड़ दें ताकि आपको समझने में कहीं से भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। क्या करते हैं हम, हीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हीट करते हैं तो यहां से होता है डिहाइड्रेशन। क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे प्रोसेस क्या होता है, डिहाइड्रेशन। और आपको पता है ना डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ H2O। ये बायोलॉजिकल टर्म है, आप सीखे होंगे। कहते हैं ना अरे उसको तो डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2O का बाहर निकलना। अब देखो कहां कहां से H2O निकलता है, यहां से OH और H निकलता है, और यहां से OH और H निकलता है। क्या बनेगा, यानी कि एक H2O यहां से और एक H2O यहां से, तो R C, गौर समझना, ये क्या मिल जाएगा, अब यहां से ये निकल गया तो ये अब ये N हो गया और ये H हो गया। ठीक है, और इसके दूसरे तरफ ये कार्बन के साथ जोड़कर ये डबल बॉन्ड, ये CH, यहाँ पर N, यहाँ के तरफ R, यहाँ से क्या हो गया ये CH, ये C डबल बॉन्ड O, और इसके तरफ ये N जो है इसके साथ जुड़ गया, और इस तरफ क्या हो गया H। आई बात समझ में, तो कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है। ठीक है, और निकल गया यहां से 2 मॉलिक्यूल्स H2। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये पहला था अल्फा एमिनो एसिड। अब दूसरा होता है बीटा एमिनो एसिड। क्या इफेक्ट पड़ता है बीटा एमिनो एसिड का,
बीटा एमिनो एसिड में क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन है और जो यहाँ पर COOH है, तो इसके दो पोजीशन पे जो होता है वो एमीन ग्रुप होगा। मतलब यहाँ पर NH2 है, तो ये जो कार्बन हुआ, ध्यान रखना, ये जो कार्बन हुआ ये अल्फा कार्बन, ठीक है, और इसके बाद ये जो कार्बन हुआ उसे कहते हैं हम लोग बीटा कार्बन, ठीक है। इसको जब हम क्या करते हैं, अगर हीट करते हैं, इसको क्या करते हैं, यहां से जब हीट करते हैं तो होता क्या है कि हीटिंग करने के बाद अल्फा, और ध्यान रखेंगे कि ये अनसैचुरेटेड अमोनिया इसमें से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जैसे इसमें से अमोनिया बाहर निकलता है तो ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन बनाता है। कैसे बनता है, देखो, इसको हम हटाते हैं, ये अल्फा है, यहाँ हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, यहां से ये बाहर निकल जाता है। तो ये बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ का पाकर बॉन्ड बना लेगा, तो RCH डबल बॉन्ड CH COOH, और यहां से क्या निकल जाता है, NH3। तो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बीटा ये क्या करते हैं, ये आपका अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अल्फा में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और बीटा में क्या होता है, यहां से अमोनिया बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलो, सी नंबर में क्या होता है, जिसमें से अल्फा, ध्यान है, गामा और लैम्डा, हम सारे चीज को सीख लेते हैं। तो लिखो गामा एंड लैम्डा एमिनो एसिड। चलो इसको मिटा देते हैं। चौथे देखो, तीसरे में गामा एंड लैम्डा एमिनो एसिड लिखो, उसमें स्टेटमेंट लिख लो, गामा एंड डेल्टा, लैम्डा पढ़ो, लैम्डा नो डेल्टा, लैम्डा एमिनो एसिड ऑन हीटिंग अंडरगोज, गामा क्या है चौथा पॉइंट में, सी है ना, ABCD, हाँ, ये है आपका गामा और लैम्डा एमिनो एसिड। देखिए, ऑन हीटिंग undergoes intramolecular dehydration to form cyclic amide is called lactam. cyclic amide is called lactam। ध्यान रखेंगे, बड़ा अच्छा नाम है ये लैक्टम जो होता है, या लैक्टम्स जिसको कहते हैं, ये मेडिकल टर्म है, ध्यान रखिएगा, ये मेडिकल टर्म्स होते हैं लैक्टम, ठीक है, जहां लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ाइए, ये लैक्टम का फॉर्मेशन करता है, कैसे बनाता है, थोड़ा सा समझना। देखो, रिएक्शन जो है ना, केमिस्ट्री का रिएक्शन वास्तव में बड़ा आसान होता है। हमसे एक बच्ची बोली थी कि सर बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा दीजिए, बड़ी डिफिकल्ट है। दृष्टि बोली थी हाँ कि सर बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा दीजिए, बड़ी डिफिकल्ट है। लेकिन हम सोचे कि हाँ, मैथ्स की लड़की है तो उसको बायोमॉलिक्यूल्स वास्तव में डिफिकल्ट है बायो मैथ वालों को, लेकिन अगर उसको बड़े सिंपल तरीके से पढ़ाया जाए ना, तो हमें नहीं लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा सा, क्योंकि केमिस्ट्री का मिला जुला है ना, इसीलिए डिफिकल्ट बच्चों को लग जाता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा देखें, ये आपका CH2, ये है आपका C, गौर समझिएगा, डबल बॉन्ड, ये है आपका OH, धन्य गामा हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा या लैम्डा कोई भी सीख सकते हैं, CH2 और ये है आपका NH2। देखो, ये अल्फा और ये बीटा और ये क्या, गामा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे इसको हीट करेंगे, ध्यान समझना, इसको हम ओपन कर देते हैं। अब क्या करना है हमको, यहां से हीट करना है। हीट करेंगे तो यहां से H2O के मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, तो CH2, C डबल बॉन्ड, CH2 और इसके साथ क्या बन गया, NH, ठीक है, और यहां से निकल गया H2। इसको कहते हैं हम लोग गामा हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग कहते हैं गामा ब्यूट्रोलैक्टम। क्या नाम बोलते हैं इसको, गामा ब्यूट्रोलैक्टम। नाम क्या होता है इसका, गामा ब्यूट्रोलैक्टम, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरह से
अब लास्ट एक लिख लो, रिएक्शन विथ निनहाइड्रीन, NINHYDRIN, स्टेटमेंट केवल लिखना है इसमें, निनहाइड्रीन। अगर निनहाइड्रीन का आप स्ट्रक्चर देखें, यहां एक डबल बॉन्ड, और 1 2 3 4, 1 2 3 5 कार्बन का एक चेन बना दो और हर जगह एक डबल बॉन्ड लगा दो, इसे कहते हैं हम लोग निनहाइड्रीन। ठीक है, तो लिख लो रिएक्शन विथ निनहाइड्रीन। देखो एमिनो एसिड रिएक्ट विथ निनहाइड्रीन टू फॉर्म अ डार्क ब्लू और वायलेट कॉम्प्लेक्स। This reaction is used in as a test for alpha amino acid. However, proline and hydroxyproline give a येलो कलर। बेटा इसको सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्यों? यहां से अल्फा एमिनो एसिड का टेस्ट मिलता है। अल्फा एमिनो एसिड की टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल है, ये प्रैक्टिकल लैब में मिलता है। इसके टेस्ट करने के लिए हम लोग 3 चीजें यूज करते हैं। पहला होता है क्या चीज? निनहाइड्रीन, दूसरा होता है प्रोलीन और तीसरा होता है क्या बोलते हैं उसको? प्रोलीन, और तीसरा होता है हाइड्रोक्सीप्रोलीन। ठीक है, तो याद रखेंगे निनहाइड्रीन जब एमिनो एसिड के साथ मिलता है तो वो डार्क ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, या तो ब्लू कलर का देता है या वायलेट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, जबकि प्रोलीन और नॉन प्रोलीन जो होता है वो क्या करता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है। तो इसे हम लोग टेस्ट माने कि हम एमिनो एसिड की टेस्टिंग में इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी लिखिए रिएक्शन विथ मेटेलिक आयन। रिएक्शन विथ मेटेलिक आयंस। अब मेटेलिक आयंस के साथ रिएक्शन कर, ध्यान रखेंगे इसमें जितने भी हेवी मेटल होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, कैंडियम हो गया, स्कैंडियम, जितने भी हेवी मेटल्स होते हैं वो इसके साथ रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन करने के बाद क्या करते हैं कि एक डीप कलर का, ध्यान रखेंगे डीप कलर नॉट डार्क, डीप कलर का एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि when a heavy metal react with amino acid in aqueous solution to form a deep colored complex। ठीक है, देखो इसमें जैसे ही हम मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, यहां पे अगर NH3, ध्यान रखेंगे यहां पे आपका क्या है? NH2 है, ये आपका CH2COOH, और ये मिलता है कॉपर आयन के साथ। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स और ले लो, और ये क्या है? कॉपर आयन है। कॉपर चूंकि क्या होता है कि +2 पे काम करता है। किस पे काम करता है? +2 पे काम करता है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम आपस में ऐड करने की कोशिश करते हैं। कैसे ऐड करेंगे? बड़ी समस्या यही होती है कि हम इसको ऐड करें तो किस तरह से हम ऐड करें कि आसानी से ये इनकी बाइंडिंग जो है बन जाए। ठीक है, बाइंडिंग बनाने के लिए क्या करते हैं हम? यहां से ध्यान रखना, ये यहाँ क्या है आपका? OH है, सॉरी H2O OH है, और यहाँ पे क्या है? H है। ठीक है, समझा? अब चूंकि ये मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करते हैं हम लोग कि मिलाने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? बड़ी सबसे बड़ी चीज होती है ना कि जब तक बाइंडिंग आपस में कंप्लीट ना हो, ठीक है, तब तक मॉलिक्यूल्स को मिलाना भी क्या होता है? काफी डिफिकल्ट वर्क होता है। ठीक, काफी डिफिकल्ट वर्क होता है। तो क्या करें हम? ये कॉपर को हम सेंट्रल एटम में लेते हैं।
क्या लेते हैं, कॉपर को हम सेंट्रल एटम ले लेते हैं, ठीक है। और एक तरफ क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं, तो क्या हो गया यहां से NH2CH, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया COO, यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन A। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या कर दो O, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका CH2, और यहाँ से क्या हो गया NH2। यहाँ से क्या होता है, एक क्रिप्टिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स जो बनता है वह कैसा होता है, डीप कलर्ड होता है, ठीक है, डीप कलर कॉम्प्लेक्स होता है। ये है आपका पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड। और इसी के साथ एमिनो एसिड का ये चैप्टर या ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए, इसका नाम है आपका क्या चीज, पेप्टाइड। हेडिंग डालिए पेप्टाइड। अब देखो, ये जो पेप्टाइड होता है जनरली ये डिराइव होता है एमिनो एसिड से। पेप्टाइड का डेरिवेशन होता है, जो डिराइव होता है वो जनरली एमिनो एसिड से ही होता है, ठीक है। इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें जब दो या दो से अधिक एमिनो एसिड, और समझिएगा, दो या दो से अधिक एमिनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद उसका एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में मिलता है। फिर से समझिए, क्योंकि एमिनो एसिड में दो ग्रुप होता है, एक होता है एमीन ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सपोज करो कि ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है आपका ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक। इसी तो कहा कि एक स्ट्रक्चर आपका ग्लाइसिन हो गया, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर अगर हम ग्लाइसिन का ले लें, ठीक है, ये भी क्या है आपका ग्लाइसिन है, और समझिएगा। तो उसमें अगर हम पेप्टाइड के, इसमें क्या होता है कि देखो, ये एक अमीनो एसिड है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमीन ग्रुप है, यहां पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमीन ग्रुप है। अब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक एमिनो एसिड, गौर समझिएगा, जितने भी एमिनो एसिड को अटैच करना है इसी वेब में अटैच करना है। तो कहा कि जब दो या दो से अधिक एमिनो एसिड आपस में जब मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या होता है कि यहाँ का एमिनो एसिड और यहाँ का एमिनो एसिड और यहाँ का कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब ये यहां से हटेगा तो क्या बनेगा, देखो और समझिएगा, यहां से अगर 2H बाहर निकलेगा तो 2H प्लस निकलेगा, ठीक है। और यहां से क्या निकलेगा O2 माइनस में, ये दोनों मिलकर यहां से बनाएंगे एक मॉलिक्यूल्स किसका H2 का, ठीक है। तब ये क्या होगा कि ये यहां से NH इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, जुड़ेगा कैसे, गौर समझना, जुड़ेगा इस रूप में कि यहां पे डबल बॉन्ड, क्योंकि अटैचमेंट जो होगा ये अब NH आपस में मिलेगा, तो यहां से क्या होगा H3N प्लस, यहां से क्या मिला आपका CH2। इस CH2 में कोई परिवर्तन नहीं, यहां पे आया कार्बन, ठीक है, यहां पे क्या आया कार्बन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या बना यहां से CO। अब यहां पे क्या है एक मॉलिक्यूल्स NH का, तो यहां से क्या हो गया आपका NH, ठीक है। आप चाहोगे तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हो C डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और यहां से फिर क्या आपका CH2 COO माइनस, ठीक है। ये जो यहां पे जो आपका जो बॉन्ड बनता है ना, ये NH का इसका और यहां से कार्बन का ये जो बॉन्ड होता है ना, इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि दो एमिनो एसिड यहां से एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला, यहां से ये आकर इनके साथ अटैच्ड हो गया, ठीक है।
तो ये जो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, एक पेप्टाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब पेप्टाइड में क्या होता है, ये ग्लाइसिन है और ये भी क्या है आपका ग्लाइसिन है। तो एक ग्लाइसिन तो आपका ऑलरेडी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका जो कि ग्लाइसिन जो है, अब जो कि आईयूपीएसी नाम है, इसको यहां से हटाएंगे। अब ग्लाइसिल, ध्यान रखेंगे, अभी होता है ग्लाइसिल, GLYCYL, ग्लाइसिल, ग्लाइसिन, ग्लाइसिल, ग्लाइसिन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। तो यहां पे देखो, तो यहां पे एक स्ट्रक्चर को हम मिलाए तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना। अगर इसी में एक स्ट्रक्चर और यहां जोड़ देते तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनता, 2 पेप्टाइड बनता। ठीक है, एक यहां और फिर एक स्ट्रक्चर यहां पे बनता, तो यहां पे डाइपेप्टाइड बनता। ठीक है, अगर एक स्ट्रक्चर और जोड़ देते, जैसे में एग्जांपल हम देते हैं, एक एग्जांपल और समझ लो, क्योंकि बेटा अगर बेसिक कंसेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में सेट है तो हम बता दें कि तुम किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से कवर कर सकते हो। ठीक है, यहां देखो, अगर स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो यहां से क्या होगा, हम थोड़ा सा इसको छांट देते हैं यहां से, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां से इसको यहां से रिमूव कर देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां से एक निकल के जाएगा इस प्लस को लेकर साथ में, यहां से ये इसको लेके जाएगा। देखो तो यहां पे क्या बनेगा, H3NCH2CO, चलो यहां हम लिख देते हैं, यहां से आपका NHCH2C डबल बॉन्ड O, NHCH2C डबल O। अब गौर से देखो, एक बॉन्ड जो है यहां बना और एक बॉन्ड जो है यहां बना, तो यहां पर भी जो बॉन्ड बना वो क्या कहलाया, ये भी है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, और ये भी क्या है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। देख रहा है, तो 2 पेप्टाइड बना, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डाइपेप्टाइड। आई बात समझ में, कि जिसमें ऐसे पेप्टाइड जिसमें कंपाउंड जो है उसमें 2 एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। ध्यान रखो, यहां पे एक एमिनो एसिड यहां और दूसरा एमिनो एसिड यहां, तो यहां पे 2 कंपोनेंट्स एमिनो एसिड के आपस, एमिनो और एसिड, ध्यान रखेंगे, एमीन, ये एमीन और ये एसिड, एमीन के एसिड आपस में, इसलिए कहते हैं हम लोग एमिनो एसिड, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं डाइपेप्टाइड। अगर एक मॉलिक्यूल्स और आ जाता, अगर यहां पर एक मॉलिक्यूल्स और आ जाता तो क्या बनता है यहां पे, अब यहां से ये निकलता ना, चलो इसको हम थोड़ा हाइड्रोजन तोड़ देते हैं अलग अलग, तो क्या होता है, यहां से ही निकलता तो इसके स्ट्रक्चर में क्या बन जाता, यहां पे फिर एक स्ट्रक्चर और आ जाता, और यहां से क्या बन जाता, एक पेप्टाइड बॉन्ड और बन गया यहां पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइपेप्टाइड। इसी तरह से स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा और पेप्टाइड की संख्या जो होती है बढ़ती जाती है। तो पॉली मोनोपेप्टाइड या नॉर्मल पेप्टाइड, फिर डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, और उसको आगे देते हैं हम लोग पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है कि उसमें जो बॉन्डिंग की संख्या होती है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आई बात समझ में, तो ये है बेसिक कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट है पेप्टाइड का। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको बना लो, ठीक, और 2-4 लाइन लिख लो, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड, या एक काम करो पहले लिखो पेप्टाइड, हेडिंग डालो, और पेप्टाइड में लिखो पेप्टाइड्स आर एमिनो, पेप्टाइड्स आर, देखो पेप्टाइड्स आर एमाइड्स ऑब्टेन बाय इंट्रैक्शन ऑफ, या इंट्रैक्शन बिटवीन एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप of 2 or more amino acid molecules, 2 or more amino acid molecules। ठीक है, अब एक काम करना, इसका एग्जांपल ये बना लेना। ठीक है, अब नीचे लिखो, हाँ एक चीज और, जो कंपोजिशन है, अब गौर से समझो, यहां पे जो हमारे पास जो कहानी है, ये जनरली ये कहानी है,
यही ना मेन कहानी है हमारे पास। मतलब इस तरफ हमारे पास गौर समझना, ये लाइन थोड़ा सा हम एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे तो भैया हमारा पुराना स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्या है आपका पुराना स्ट्रक्चर है। अगर हमसे कोई पूछे कि पेप्टाइड लिंकेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो कहाँ इनके बीच में लिंकेज हो रहा है कि नहीं, यही ना पेप्टाइड लिंकेज है या पेप्टाइड बॉन्ड, इसी को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या नाम देते हैं इसको, पेप्टाइड लिंकेज। मतलब ये है स्ट्रक्चर में क्या, ये है आपका इधर का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O N H, तो इसी को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। इनके बीच में क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है और अटैच्ड कर रहा है दो ग्रुप को, इसे लोग कहते हैं हम लोग पेप्टाइड लिंकेज। और ये एमीन कार्बोक्सिलिक मिलता है, इसको लोग कहते हैं एमिनो कार्बोक्सिलिक, ठीक है, या एमिनो एसिड, क्या नाम है, तो इसको हम लोग एमिनो एसिड, ठीक है, एमीन के साथ एसिड, तो एमिनो एसिड लिंकेज को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज, और इनके बीच के बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो नीचे लिख लो द एमाइड ग्रुप CONH, इस तरह से लिख लो, इज द पेप्टाइड इन द पेप्टाइड, नॉट इज द, इन द पेप्टाइड, इस ग्रुप को इन द पेप्टाइड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स। पहला लिखो डाइपेप्टाइड, लिखो अ पेप्टाइड obtained by peptides obtained by condensation of कितना, 2 amino acid, condensation of 2 amino acid molecules are called dipeptide, दो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसको कहते हैं डाइपेप्टाइड्स, ठीक है। लिख सकते हो इस तरह से ना, दूसरा पार्ट लिख लो, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। डेफिनेशन लिख लेना। ट्राइपेप्टाइड में क्या होता है, द कंडेंसेशन ऑफ 3 एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ट्राइपेप्टाइड, द कंडेंसेशन ऑफ 4 एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन टेट्रापेप्टाइड, कंडेंसेशन ऑफ मोर देन 4 एमिनो एसिड या 5 एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड, अच्छा 5 है तो पेंटापेप्टाइड या मोर देन 4 है तो पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरली पेप्टाइड की कहानी, ठीक। अब तो ये जो हमारे पास मिला, जो NH3 ग्रुप हम लोग को मिलता है, तो नीचे लिखो, तो किसी भी पेप्टाइड लिंकेज में ध्यान रखेंगे, बड़ी इंटरेस्टेड बात हम बताने जा रहे हैं। किसी भी पेप्टाइड लिंकेज में अगर आप देखोगे तो यहीं पर हम जो पेप्टाइड लिंकेज दिखा रहे हैं, हम इसी का स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं, ठीक है। हम जो स्ट्रक्चर इसका बनाए थे अभी, हम आपको रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पे आपका NH3 प्लस था, ये CH2 डबल बॉन्ड NH और C डबल। तो किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड में जो पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, उसमें एक फ्री जो होता है वह NH3 ग्रुप होता है, और एक फ्री जो होता है वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। क्या होता है, एक इंड पर NH3 ग्रुप होता है और एक इंड पर हम लोग को क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। तो जिस ग्रुप पे ध्यान रखेंगे, जहां पर हमारे पास एमिनो एसिड दो टर्मिनल पे पाए जाते हैं, एक टर्मिनल पर कार्बोक्सिलिक और एक टर्मिनल पर क्या होते हैं, एमिनो होते हैं। तो जहां पे ध्यान रखेंगे, जहां पे एमिनो एसिड होता है, इसको हम लोग कहते हैं एन टर्मिनल एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एन टर्मिनल एमिनो एसिड, रेसिड्यू, रेसिड्यू, ठीक है। जबकि जहां पर फ्री कार्बोक्सिलिक होता है उसको हम लोग कहते हैं सी टर्मिनल एमिनो एसिड रेसिड्यूज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी टर्मिनल एमिनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है। अब ये जो हमारे पास प्रोसेस पूरे स्ट्रक्चर मिलकर तैयार होता है,
अब आपको पता है कि जहां पर जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड जिसकी मॉलिक्यूलर वेट बड़ी ज्यादा होती है, करीब करीब 1,000 10,000 तक हमारे पास एमिनो एसिड की पूरी ग्रुप होती है। ठीक है। अब जब ध्यान रखेंगे ये बंचिंग जो होती है, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ एमिनो एसिड मिलते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर वेट करीब करीब 10,000 से ज्यादा होती है। तो ग्रुप ऑफ मोर देन पॉलीपेप्टाइड चेन, सॉरी एमिनो एसिड, ठीक है, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। बीच में क्या होती है, पेप्टाइड लिंकेज होती है। ये सारे ग्रुप को ध्यान रखेंगे, ये जब आपस में मिलकर कई बड़ा स्ट्रक्चर निर्माण करता है, वही स्ट्रक्चर जब जिसका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा हो जाता है, भाई थोड़ा सा तो है तो कम मॉलिक्यूलर वेट होगा, जिसका मॉलिक्यूलर 10,000 1 लाख 10 लाख इतना बड़ा हो जाता है, तब जाकर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं हम लोग, जो प्रोटीन खाते हैं ना, तो द ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म अ प्रोटीन। तो प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो एसिड के मिलने से। तो प्रोटीन में जो होता है वो पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है। कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज होता है। और एमिनो एसिड की संख्या काफी ज्यादा होती है, तब वहां से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब देखो, अब यहां से जो हम लोग अगला क्लास सीखेंगे, तो अगली क्लास में हम पहला शुरुआत करेंगे एमिनो एसिड का नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर, उसका नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आया होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों को बताना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम का समय आ गया है। ठीक है। और आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।